प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम नेहा है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मेरा सवाल कंजप्शन और क्लाइमेट चेंज को लेकर है आचार्य जी। हाल ही में 24 अप्रैल 2026 को एक डेटा आया है जिसमें दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 शहर जो आए हैं वो भारत के आए हैं। और इन शहरों में जो नाम शामिल हैं वो वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों के नाम शामिल हैं, जिन्हें हम देवभूमि कहते हैं। 44 डिग्री के टेम्परेचर के साथ ये शहर जल रहे हैं आचार्य जी। और दूसरी तरफ अभी चार धाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है। लाखों लोग गंगोत्री और केदारनाथ की ओर जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैं भी पहाड़ों की तरफ गई थी आचार्य जी, और वहाँ पे वही 50-60 रुपए की मैगी बिकती है और वो मैंने भी खाई। उसको खाते खाते उसका प्लास्टिक जो पैकेजिंग है, जो वेस्ट है, उसको देख के मन में ख्याल आया कि ये कहाँ जाता है, ये नीचे तो नहीं जाता, तो ये कहाँ जा रहा है। क्या इसका जो इकोलॉजिकल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट में कैलकुलेट हो रहा है? इस तरह से जो हमारे पहाड़ हैं वो प्रदूषित हो रहे हैं, ये कैसे बचेंगे आचार्य जी? नहीं, आपने दो बातें कही हैं। ये दो अलग अलग सवाल हैं, दोनों महत्वपूर्ण सवाल हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि सबको इन दोनों बातों का संबंध समझ में आया हो। पहली बात तो आपने कही कि भारत तप रहा है। दुनिया के जो 100 सबसे ज्यादा गर्म शहर हैं उसमें इस वक्त पर 95 भारत से हैं। जो मैंने पढ़ा है उसके अनुसार तो शायद 100 के 100 भारत से थे किसी दिन अभी हाल में। खैर फर्क नहीं पड़ता, 90 हैं कि 100 हैं, जितने भी हैं। ये देखिए, अब इनके पक्ष की बात हो रही है ना, तो वो भी अपना स्थान लेने आई थी। तो कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, पर यह बात पक्की है कि क्लाइमेट चेंज का बुरे से बुरा असर भारत पर पड़ रहा है। ठीक है, ये आपके सवाल का पहला हिस्सा था। और दूसरे हिस्से में आपने कहा कि लोग पहाड़ों पर जा रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग अब पहाड़ों पर जाना अफोर्ड कर पा रहे हैं और बड़ी सस्ती सी वो मैगी मिल रही है 50 रुपए की, और आपने भी खा ली। फिर आपने कहा अब इसका प्लास्टिक कहाँ जाएगा। ये दो बातें आपने कही। अच्छा सवाल है। ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, हम इन पर आते हैं। ठीक है, इसका जवाब मैं खुल करके दूंगा, विस्तार में दूंगा। उतनी देर आप खड़े रहोगे, आप कहीं बैठ जाइए, क्योंकि बीच बीच में आपसे पूछूंगा। आपको कहीं पर यहीं पर जगह दे दो। देखिए, सबसे पहले एकदम मूलभूत बात, ताकि जिन लोगों को इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं पता है वो भी साथ चल सकें। क्लाइमेट चेंज किस वजह से होता है? एकदम सीधे सीधे, ये जो पृथ्वी का वातावरण है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, उसके अलावा मीथेन है, वाटर वेपर है, और सल्फर और नाइट्रोजन के भी कुछ ऑक्साइड्स हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं। प्रमुखतया लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, यही जो वातावरण है, यही जो हवा है हमारी, इसमें जितनी बढ़ती जाती है उतना ज्यादा वातावरण में हीट रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती जाती है। जो किरणें आती हैं सूर्य की, उनमें एनर्जी होती है। ठीक है, वो यहां आती हैं, वो गर्म करती हैं पृथ्वी की सतह को दिन में, और रात में ये जो गर्म सतह है साधारणतया इसको वो हीट रेडिएट बैक कर देनी चाहिए। कोई भी गर्म सतह अपनी गर्मी को रेडिएशन के द्वारा बाहर फेंक करके घटा देती है। आप एक गर्म बर्तन लेते हैं, थोड़ी देर में वो ठंडा हो जाता है ना। कैसे ठंडा हो गया? मान लीजिए आपने वो गर्म बर्तन पत्थर पर रख दिया, तो गर्मी कंडक्ट अवे तो हुई नहीं है, क्योंकि पत्थर तो बैड कंडक्टर है। आपने एक गर्म बर्तन लिया, पत्थर पर रख दिया, वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है। कैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है कि उसकी कुछ गर्मी तो हवा ले गई कन्वेक्शन के थ्रू, कुछ गर्मी हवा ले गई, और उसकी बहुत सारी गर्मी और कौन ले गया? वो गर्म था तो उसने खुद ही अपना रेडिएट आउट कर दी अपनी एनर्जी।
तो इस तरह से वो ठंडा हो गया। ठीक है, पृथ्वी भी यही करती है। जब सूर्य की किरणें आती हैं तो पृथ्वी में जितनी सतहें हैं, चाहे वो जमीन हो, पत्थर हो, इमारत हो, कुछ भी हो, आपकी गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी की सतह, ये सब गर्म हो जाते हैं। गर्म हो जाते हैं, हमेशा से होता रहा है, लाखों साल से होता रहा है। लेकिन रात में जब ऊपर से गर्मी आनी बंद हो जाती है तो यही सब सतहें जो गर्म हो गई थी, अब ये अपनी गर्मी को आसमान में वापस भेज देती हैं रेडिएशन के माध्यम से। सबसे ज्यादा ये हमें कहां देखने को मिलता है? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी हो जाती है और रात में बहुत ठंडक हो जाती है, क्योंकि जो कुछ गर्म हुआ था वो अपनी गर्मी को रेडिएशन से वापस भेज देता है। हाँ, और इसीलिए जब बादल होते हैं तो रातें फिर बहुत ठंडी नहीं होने पाती, क्योंकि वो गर्मी जो रेडिएशन से वापस स्पेस में चली जानी चाहिए थी, बादल उसको रोक देते हैं। तो इसीलिए रेगिस्तान में आप जाओगे और अगर किसी वजह से वहां बादल है रात में, तो रात उतनी ठंडी नहीं होगी। बात आ रही है समझ में? कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है उसमें एक खास प्रॉपर्टी, गुण होता है। क्या? वो रेडिएशन को रोक लेता है, वो हीट को सोख लेता है। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक, कुछ हद तक वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड जरा भी ना हो एटमॉस्फेयर में तो जितनी गर्मी थी वो सब की सब वापस लौट जाएगी, बड़ी ठंड हो जाएगी, खासकर रातों में बहुत ठंड हो जाएगी। हाँ, और जीवन जैसा हम जानते हैं वैसा चल ही नहीं पाएगा, बहुत ठंड हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक निश्चित मात्रा, एक साधारण अनुपात जीवन के लिए आवश्यक है। वो कितना होता है? जितना होना चाहिए कितना होता है? वो होता है 270-280 पार्ट पर मिलियन। कि अगर हवा ली और उसके मिलियन हिस्से हैं तो उसमें से करीब 280 हिस्से कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, तो अच्छा है, इतना ही होना चाहिए, वही नॉर्मल है। पर हमने फॉसिल फ्यूल्स के आने के बाद, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बहुत ज्यादा ईंधन जलाया है, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ जलाया है जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, एमिट करता है। सिर्फ ईंधन से ही कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जलाओगे जिसमें कार्बन होगा तो उसको जलाओगे, ऑक्सीडाइज करोगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, आप पेड़ काट करके लकड़ी जला दो, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। और जमीन में बहुत नीचे नीचे, बर्फ के नीचे मीथेन दबी होती है, आप बर्फ पिघला दोगे तो उसमें भी जो मीथेन थी वो फिर वातावरण में पहुंच जाएगी। तो हमने बहुत तरीकों से इस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट गैसेस बढ़ा दी हैं। ये क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, ये बात मैंने उनके लिए करी जो इस मुद्दे से कम परिचित हैं अभी तक। अब ये बात अभी तक वैज्ञानिक थी, यहां से मनोवैज्ञानिक होनी शुरू होती है, उसके बाद आध्यात्मिक हो जाएगी। वैज्ञानिक पक्ष हमने समझ लिया मोटे तौर पर। ठीक है, बात अब मनोविज्ञान में प्रवेश करती है। विज्ञान से मनोवैज्ञानिक बात यह है कि जो कार्बन एमिशन होता है वो ज्यादातर कंजम्पशन बेस्ड एक्टिविटीज से होता है। आप जितना ज्यादा भोगते हो उतनी आपको एनर्जी चाहिए, क्योंकि भोगा नहीं जा सकता बिना एनर्जी के। मनुष्य कुछ भी करे उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। कहीं आना है, कहीं जाना है, कुछ खाना है, उड़ना है, कुछ बनाना है, कुछ गिराना है, हर चीज में क्या लगती है? एनर्जी। और एनर्जी हमारी आ रही है ज्यादातर फॉसिल फ्यूल्स से। हमारी एनर्जी आ रही है फ्यूल को जला करके। कामना मांगती है एनर्जी अपनी पूर्ति के लिए। आपको कामना है मैं बाजार जाकर के कुछ खरीदूं, कुछ खाऊं, उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए गाड़ी में क्या चाहिए? गाड़ी में पेट्रोल चाहिए ना बाजार जाने के लिए। कामना एनर्जी मांगती है और एनर्जी से एमिशन होता है। कामना, उसको डिजायर बोलो या इमोशन बोलो। मैं इसको आपसे ऐसे कहा करता हूं ना कि इमोशन और एमिशन साथ साथ चलते हैं। इमोशन, एनर्जी, एमिशन। तो हम
जितना ज्यादा कुछ करना चाहते हैं, यहां का वहां, यहां का वहां, उतना ज्यादा कार्बन एमिट होता है, उतना ज्यादा कार्बन एमिट होता है। बात आ रही है समझ में? सो कंजम्पशन सीधे सीधे जिम्मेदार होता है एमिशन के लिए, सीधे सीधे। अब यहां से एक रोचक पहलू खुलता है बहुत। हमने बहुत ज्यादा कंजम्पशन कर रखा है निस्संदेह। उदाहरण के लिए जो औसत अमेरिकन है वो जितना कंजम्पशन करता है, उतना कंजम्पशन करने के लिए 5 पृथ्वियों के संसाधन भी अपर्याप्त हैं अगर पूरी दुनिया उतना कंज्यूम करने लगे तो। एक औसत अमेरिकन जितना कंजम्पशन करता है, और अगर दुबई का एक औसत आदमी जितना कंजम्पशन करता है, दुनिया के सब लोग उतना करने लगे तो 10 पृथ्वियां भी कम पड़ जाएंगी। ठीक? तो कंजम्पशन से एमिशन हो रहा है, एमिशन ही क्लाइमेट क्राइसिस है, और ये क्लाइमेट क्राइसिस सब प्रजातियों को बर्बाद करने के लिए खड़ी हुई है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं ना। अब यहां से वो रोचक पहलू शुरू होता है जो इन्होंने कहा, आम आदमी इतना कंजम्पशन कर कैसे ले जा रहा है। खासकर जो आम अमेरिकन है, जो आम बंदा है वेस्टर्न वर्ल्ड का, ग्लोबल नॉर्थ का, या कि भारत जैसी जगहों पर भी जो आम आदमी है जिसका कंजम्पशन बढ़ता ही जा रहा है, वो इतना कंजम्पशन कर कैसे ले रहा है। भाई कंजम्पशन करोगे तभी तो एमिशन होगा, इतना कंजम्पशन कर कैसे ले रहा है। वहां वो 50 रुपए की मैगी का मुद्दा अब खड़ा हो जाता है। मामला मजेदार होने जा रहा है। आप कंजम्पशन इसीलिए तो कर ले रहे हो ना क्योंकि मामला सस्ता है। आप कंजम्पशन इसीलिए तो कर पा रहे हो ना क्योंकि वो चीज सस्ती है, तो आपने खरीदी और आपने कंज्यूम कर ली। इसीलिए तो कर पा रहे हो ना, इसीलिए कर पा रहे हो ना। यहां से एक खतरनाक बात आती है, वो ये कि उस चीज का जो प्राइस है, जो दाम है, क्या वो उतना ही है जितना आप चुका रहे हो। भाई मान लो पेट्रोल 10 रुपए लीटर हो जाए तो आप क्या करने वाले हो? आप और कंज्यूम करोगे ना, और करोगे और एमिशन बढ़ाओगे। तो वहां पर यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो जाता है कि 10 रुपए लीटर यदि पेट्रोल हो गया तो क्या 10 रुपए उसकी वास्तविक कीमत है? आप जिस चीज को जितने में खरीद रहे हो, क्या यह सचमुच उसकी असली कीमत है? खरीद रहे हो तभी तो खा रहे हो, तभी तो जला रहे हो, तभी तो कंजम्पशन है, और तभी तो क्लाइमेट क्राइसिस है। इसका जवाब है बहुत बड़ा नो। नो। हमें जो चीज जितने में मिल रही है वो जबरदस्त तरीके से क्लाइमेट द्वारा, प्लेनेट द्वारा सब्सिडाइज्ड है। सब्सिडाइज्ड है। कैसे सब्सिडाइज्ड है? यह समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। वो कहानी है ब्रिटेन की और भारत की। क्योंकि उसका संबंध हमारे राष्ट्र से है तो इसीलिए आप आसानी से समझ पाएंगे और रोचक रहेगी। ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा कर लिया। ये दूर के लोग हैं, ये दूसरे धर्म के लोग हैं, हम गोरे लोग हैं, ये तो भूरे और काले लोग हैं, हम आकर इन पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है? और भारत की दौलत लूट लूट कर ब्रिटेन ले जाई गई। ठीक? अनुमान है कि ब्रिटेन ने लगभग भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर लूटे ट्रेड के नाम पर। कितने? 45 ट्रिलियन डॉलर आज के एक्सचेंज रेट पर। 45 ट्रिलियन डॉलर। 45 ट्रिलियन डॉलर समझ रहे हो ना कितने होते हैं? और ये लूट है, ये लूट है। इससे ब्रिटेन को क्या मिला? बहुत सारी संपन्नता। और वो जो संपन्नता है उसके कारण अब वो क्या कर पाएंगे? कंजम्पशन। भारत से जब ब्रिटेन लूट लेगा तो ब्रिटेन के लोगों के लिए चीजें सस्ती हो गई ना।
अब जब चीज सस्ती हो जाएगी तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा। जब भी चीज सस्ती हो जाएगी तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ये तो साधारण इकोनॉमिक्स से जानते ही हो। सवाल ये, वो चीज सस्ती क्यों है? वो चीज ब्रिटेन में सस्ती इसलिए क्योंकि भारत से लूट के ले जाई गई है, क्योंकि आपने उसका असली दाम चुकाया ही नहीं है, वो इसलिए सस्ती है। बात आ रही है समझ में? और वो लूट आज भी बदस्तूर जारी है। एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ग्लोबल साउथ में, माने विकासशील देशों में बनाए जाते हैं। उसके बाद उस प्रोडक्ट को एक अमेरिकन या एक यूरोपियन खरीदता है। मान लीजिए वो प्रोडक्ट उसको $1000 का पड़ता है, $1000 का। वो $1000 का इसीलिए पड़ता है क्योंकि आपने भारत को, अफ्रीका को, बांग्लादेश को, कंबोडिया को इतना गरीब कर दिया है कि वहां लेबर कॉस्ट बहुत कम है। अगर आपने उनको लूटा नहीं होता तो वो जो एप्पल का प्रोडक्ट है वो अमेरिका में $1000 का नहीं $2500 का होता। और जब $2500 का होता तो उसका कंजम्पशन कम होता है। जब कंजम्पशन कम होता तो एमिशन भी। अब एप्पल प्रोडक्ट से एमिशन नहीं होता आमतौर पर उदाहरण के लिए समझो, एप्पल प्रोडक्ट को किसी और चीज से सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई व्हीकल मान लो, कुछ और मान लो। बात समझ में आ रही है? ज्यादातर एमिशन उनके द्वारा करा जा रहा है जो खरीद सकते हैं, और जो खरीद सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इसीलिए खरीद पा रहे हैं क्योंकि चीजें सस्ती। हम महंगाई का रोना भले ही रोते हो, लेकिन इसके बाद भी सच्चाई यह है कि हमें जो चीज जिस कीमत पर मिल रही है उसकी वास्तविक कीमत उससे बहुत ज्यादा है। ब्रिटेन के नागरिकों को बहुत सस्ता इंडिगो मिल रहा था, बहुत सस्ते कपड़े मिल रहे थे, बहुत सस्ते हर तरीके का रॉ मटेरियल मिल रहा था, जैसे जूट, बहुत कुछ था जो ब्रिटेन के नागरिकों को बहुत सस्ता मिल रहा था। और जितना सस्ता मिलेगा उतना कंज्यूम करोगे, जितना कंज्यूम करोगे उतना एमिशन बढ़ेगा। वो सस्ता इसलिए मिल रहा है क्योंकि ब्रिटेन की अकाउंटिंग में भारत कहीं आ ही नहीं रहा था। वो कह रहे थे ब्रिटेन अलग है, भारत अलग है, भारत बर्बाद हो रहा है, कोई बात नहीं, ब्रिटेन का खाता तो मजबूत होता जा रहा है ना, ब्रिटेन का खाता तो मजबूत होता जा रहा है। तो ऐसे कर करके भारत लुटता गया और ब्रिटेन बढ़ता गया और मोटा होता गया। एक बहुत, इस कहानी में और नुएंसेस हैं, पर अभी मैं आपको मोटे तौर पर बता रहा हूं, ठीक है? यह कहानी तब तक तो चल जाती है जब तक आप भारत और ब्रिटेन को अलग अलग मानो। पर अगर आप कहो कि नहीं, मैं भारत और ब्रिटेन को मिलाकर देखना चाहता हूं, तो आपको पता चलेगा कि बर्बादी चल रही थी, क्योंकि ब्रिटेन की आबादी इतनी सी और भारत की आबादी इतनी। तो आप इतनी बड़ी आबादी का भारी नुकसान करके इतनी सी आबादी का कंजम्पशन बढ़ा रहे थे। पर हम ये नहीं मानेंगे। जो ब्रिटिश बंदा है वो कभी नहीं कहेगा कि मैं और भारतीय एक हैं, वो कहेगा मैं और जो बाकी ब्रिट्स हैं वो एक हैं। चलो, जो वेल्श है, जो स्कॉट है, मैं उसको अपना मान लूंगा, जो आयरिश है उसको भी एक बार को अपना मान लूंगा, पर ये भूरे देसी हिंदुस्तानी, इनको थोड़ी अपना मानूंगा। तो उनको अलग मान रहा है, तो उनकी बर्बादी को वो उनकी बर्बादी मान रहा है, अपनी बर्बादी नहीं मान रहा है। बात आ रही है समझ में? कुछ बात आ रही है? लेकिन हम जानते हैं कि ये जो संपन्नता है जो फर्स्ट वर्ल्ड में आई, ये संपन्नता बहुत हद तक बाकी दुनिया को बर्बाद करके आई। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। पिछले 200 सालों में जिसको आप प्रोग्रेस कहते हो और जीडीपी ग्रोथ कहते हो वेस्टर्न वर्ल्ड की, आमतौर पे आप क्या बोलते हो कि वेस्ट इतना समृद्ध, संपन्न, प्रगतिशील क्यों है? ये फैशनेबल हो गया है बोलना कि वेस्ट आगे इसलिए है क्योंकि भाई उनके पास इनोवेशन है, उनके पास साइंटिफिक टेम्पर है और उन्होंने खतरे उठाए, वो एडवेंचरस लोग हैं, वो पूरी दुनिया घूमे, उन्होंने ज्ञान इकट्ठा किया। और हम फिर ये भी कहते हैं कि पूरी दुनिया घूमे, निर्भीक लोग थे तो उन्होंने कॉलोनीज बनाई, उसका उनको लाभ मिला। हम ये सब बोलना चाहते हैं। इकोनॉमिस्ट्स जब कैलकुलेट करते हैं तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जितनी भी आपकी प्रोग्रेस हुई है पिछले 200 सालों में, उसमें मुश्किल से 1/3 ऑनेस्ट और ऑनरेबल फैक्टर्स की वजह से है। सिर्फ 1/3, सिर्फ 1/3 उन कारणों से है जिनको आप बोल सकते हैं कि ह्यूमन इंजेन्युइटी है।
जिसमें इनोवेशन आ जाएगा, जिसमें डिलीजेंस आ जाएगी, श्रमशीलता आ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, इनको आप कह सकते हो ये ईमानदारी से लाई हुई प्रोग्रेस के कारक हैं। वो सिर्फ 1/3 है, 1/3। बाकी 2/3 कहां से आया है? बाकी 2/3 प्रोग्रेस जो आई है वो दुनिया को, दूसरे लोगों को और प्रकृति को लूट लूट कर आई है। बात आप समझ रहे हो? आप उसको गिन रहे हो जीडीपी के तौर पर, लेकिन वो वास्तव में एक इनहेरिटेंस की लूट है जो प्रकृति ने आपको दे रखी थी। इनहेरिटेंस, आपने उसको लूट लिया, प्राकृतिक संसाधनों को लूट लिया और कह दिया ये तो मेरी आमदनी है, ये तो मेरी आमदनी है। जैसे कि कोई विरासत में मिले हुए घर को बेच दे और कहे ये तो मेरी आमदनी है, उसको आप आमदनी मानोगे क्या? आपको विरासत में एक घर मिला हुआ है, आपने उस घर को तोड़ तोड़ कर बेचना शुरू कर दिया है और फिर कह रहे हो मेरी आमदनी बढ़ रही है, उसको आमदनी मानोगे क्या? और इसी तरह से एक दूसरे किस्म की बेईमान आमदनी यह है कि आपने अपने अड़ोसी पड़ोसियों को लूटना शुरू कर दिया और कह दिया है तो मेरी आमदनी है, उसको भी आमदनी मानोगे क्या? 2/3 इस दुनिया की प्रोग्रेस प्रकृति को लूटने से हुई है और दुनिया के दूसरे कमजोर देशों को, लोगों को लूटने से हुई है। सिर्फ 1/3 वो है जिसका श्रेय मनुष्य ले सकता है कि ये तो मेरी बुद्धि से, मेरे इनोवेशन से और मेरी साधना से, मेरे श्रम से तरक्की हुई है। बाकी सारी तरक्की नकली है, वो लूट की है। रिसर्च बताती है कि अगर हम सिर्फ पिछले 20-30 सालों को ले लें तो जो टोटल हमारा नेचुरल कैपिटल है, हमने 40% उसको कम कर दिया है। पर हम अपनी कुल संपदा गिनते ही नहीं, हम सिर्फ अपनी वर्तमान आमदनी गिनते हैं। ऐसे समझो कि तुम्हारे पास कुल कैपिटल था, ये तुम्हारा घर था, ये तुम्हारा घर था, ये तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, ये तुम्हारा घर है, ये पृथ्वी है, ये पहले से मौजूद है। और फिर एक चीज होती है रेवेन्यू इनकम, ये कैपिटल है तुम्हारी, ये कैपिटल, ये पहले से मौजूद है। और फिर एक होती है आमदनी, कि अब आय इसके ऊपर कितनी हो रही है, मासिक आय वगैरह। मैंने क्या करा है कि ये सब जो मुझे पहले से मौजूद था, मैंने ये बेच दिया, मैंने ये खा लिया, मैंने ये बर्बाद कर दिया और मेरे पास कुछ पैसा आने लग गया और मैं कह रहा हूं हम तो समृद्ध होते जा रहे हैं, हमारी इतनी जीडीपी ग्रोथ है। तुम्हारी इतनी जीडीपी ग्रोथ है, तुमने अपने सारे प्राकृतिक संसाधन बर्बाद कर दिए हैं, उनकी कीमत लगाए बिना। तुम पहले से ज्यादा गरीब हो गए हो, तुम अमीर नहीं हो रहे हो, तुम गरीब हो गए हो। पर यह बात तुम अपनी अकाउंटिंग में कभी लाते ही नहीं हो। हमारी पूरी स्पीशीज अपने ऊपर खुद एक अकाउंटिंग डिसेप्शन चला रही है। हम सही से न प्राइसिंग कर रहे हैं, न प्रॉफिट एंड लॉस की गणना कर रहे हैं। और यह बात क्लाइमेट क्राइसिस के लिए सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदार है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ब्रिटेन और भारत का उदाहरण आपको समझ में आ गया ना? अब ब्रिटेन को बना लो पूरी मानव प्रजाति और भारत को बना लो प्रकृति। ठीक जैसे ब्रिटेन ने भारत को लूटा और कह दिया कि हम तो प्रॉस्पेरस हो गए, उसी तरीके से हमारी पूरी जो स्पीशीज है वो प्रकृति को लूट रही है और कह रही है हम तो प्रॉस्पेरस हो गए। अब भारत ने तो फिर भी विद्रोह कर दिया, क्योंकि भारत में मनुष्य थे तो उन्होंने विद्रोह करा और किसी तरह आजादी आ गई। पर प्रकृति बेचारी कैसे विद्रोह करे? प्रकृति कोई एक मनुष्य तो नहीं, पर प्रकृति के विद्रोह के दूसरे तरीके होते हैं और वो कर रही है। भारत को अंग्रेज लूट रहे थे तो भारतीयों ने विद्रोह करा ना। भारत को लूट लूट के अंग्रेज अमीर होते जा रहे थे तो भारतीयों ने विद्रोह करा ना। वैसे ही पूरी मनुष्यता प्रकृति को लूट लूट के अमीर होती जा रही है, तो प्रकृति भी विद्रोह कर रही है। उसी विद्रोह का नाम है क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी। बात आ रही है समझ में? आपने बात करी पहाड़ों की मैगी की, उसी को ले लेते हैं। एक आदमी है, वो अपनी गाड़ी लेकर के, और उसको अब नई नवेली समृद्धि आई है उसके घर में, तो अपनी गाड़ी लेकर के वहां चढ़ गया है ऊपर पहाड़ पर, कहीं पर बहुत ऊपर चला गया है, केदारनाथ की तरफ चला गया है। धार्मिक नहीं है, ऐसे ही बस लूटने चला गया है। वो गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, उसको लग रहा है
वो पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है, उसको लग रहा है वो वहां जाकर के एकोमोडेशन और मैगी, जो मैगी आपने बोली, वो मैगी अफोर्ड कर सकता है, उसको लग रहा है। कैसे अफोर्ड कर सकता है बता? झूठ बोल रहा है। झूठ सिर्फ इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो चीज जिस कीमत की थी वो कीमत उस आदमी से वसूली नहीं गई है। क्यों नहीं वसूली गई है? क्योंकि जिससे लूटा गया उसने दाम मांगे नहीं, प्रकृति ने दाम ही नहीं मांगे। तुम जिस पेट्रोल को लेके गए हो वहां पर, तुम्हें क्या लगता है तुम उसके दाम चुका सकते हो? 10 करोड़ साल लगते हैं पृथ्वी के गर्भ में ऑयल को बनने में। इतनी आसानी से ऑयल रिजर्व्स तैयार नहीं हो जाते, करोड़ों साल लगते हैं तब जाकर के नीचे ऑयल तैयार हुआ। और आपने वो ज्यादातर ऑयल 200 साल के भीतर निकाल लिया। 200 साल भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, उस 200 साल में भी ज्यादा से ज्यादा आपने पिछले 50 साल में निकाला है। जो काम पृथ्वी ने अपनी प्रक्रियाओं में करोड़ों साल में करा था, उसको आपने 50 साल में लूट लिया। और आप कह रहे तो बहुत सस्ता है, तो बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता है तो खुद बना के दिखा देना। बहुत सस्ता है तो खुद बना के दिखा देना। तुझे 100 रुपए लीटर मिल रहा है, अगर उसकी वास्तविक कीमत लगाई जाए तो तू गाड़ी क्या 1 लीटर पेट्रोल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। वास्तविक कीमत लगाई नहीं जा रही। प्राइसिंग का धोखा है, बस प्राइसिंग का धोखा है। और प्राइसिंग के इस धोखे के पीछे इंसान की बुरी नीयत है। ये 1000-1500 किलो की गाड़ी लेकर के तू ऐसे पहाड़ पर चढ़ गया है जहां तुझे चढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। तू मुझे बता, तू ये गाड़ी सचमुच अफोर्ड कर सकता है? तूने ऐसा क्या किया है कि तेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए? सिर्फ इतना हुआ है कि उस गाड़ी की वास्तविक कीमत तूने अदा ही नहीं करी है। वो गाड़ी तुझे मिल गई है, 10-20 लाख में तूने खरीद ली है। जब उस गाड़ी की इकोलॉजिकल कॉस्ट वास्तव में लगाई जाएगी तो पता चलेगा वो गाड़ी करोड़ों की है। तू कैसे अफोर्ड कर लेगा? मैं कह रहा हूं गाड़ी क्या, तू 1 लीटर पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर सकता, कैसे चढ़ेगा पहाड़ पर? वो जो मैगी 50 का मिल गया साहब, वो प्लास्टिक कभी पहाड़ से बाहर नहीं जाने वाला। और अब वो जो पहाड़ पर नुकसान करेगा, वो नुकसान हजारों का है। एक छोटा सा पैकेट हजारों का नुकसान करेगा। कायदे से वो मैगी हजारों की होनी चाहिए थी। आपने पहाड़ को सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दिया क्योंकि उस मैगी में प्रकृति मां का जो खून मिला हुआ है उसकी कीमत आपसे वसूली नहीं गई। इसलिए आपको लगा मैगी सस्ता है, खा लो। आम आदमी को चीजें बिना इकोलॉजिकल प्राइसिंग के मिल रही हैं, इसीलिए आम आदमी लगातार उसका दुरुपयोग करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। हम गिन ही नहीं रहे कि हम जो कर रहे हैं उससे प्रकृति को जो नुकसान हो रहा है उसका क्या होगा। ठीक वैसे जैसे आम ब्रिटिश आदमी गिनेगा ही नहीं कि उसकी संपन्नता में भारत कितना बर्बाद हुआ, जैसे आम ब्रिटिश आदमी नहीं गिनेगा कि उसकी संपन्नता में भारत की बर्बादी का क्या योगदान है, वैसे ही आज मनुष्य नहीं गिन रहा है कि उसकी संपन्नता में पृथ्वी की, प्रकृति की बर्बादी का कितना योगदान है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमें और अमीर नहीं गरीब बना रहा है। हम अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं अपनी कैपिटल जला जला करके। इसको कहते हैं सेलिंग ऑफ द फैमिली सिल्वर। और ये काम जब करा जाता है कहीं तो दुर्दिन माने जाते हैं दरिद्रता के, है ना। जब आप पुरखों की संचित जमा पूंजी को बेचने पर उतर आए तो इसका क्या मतलब होता है कि ये आदमी बर्बाद हो चुका है। अब ये जी रहा है पुराना जो कुछ इसको मिला हुआ था विरासत में, उसको बेच बाच करके पूरी की पूरी मनुष्यों की आबादी जी रही है हमें जो विरासत में प्राकृतिक संसाधन मिले हुए हैं उनको खा के पचा के। ये हमारी काबिलियत का सबूत नहीं है कि हम कहें कि हम देखो ग्रो कर रहे हैं, संपन्नता आ रही है। इससे बस हमारी नाकाबिलियत पता चल रही है। हम इतने नाकाबिल लोग हैं कि हम अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते, तो हम प्रकृति को लूट लूट कर अमीर हो रहे हैं। कोई जैसे अपनी मां के गहने बेच बेच कर अपना रोटी पानी चला रहा हो और बोले देखा मेरी कितनी बढ़िया आमदनी है। अरे तू अपनी मां के कपड़े बेच रहा है, मां को नंगा करके उसकी साड़ी बेच रहा है। यही तो हम पृथ्वी के साथ कर रहे हैं ना।
और फिर कह रहे हैं हमारी आमदनी बढ़ रही है, देश तरक्की कर रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ रहा है पहाड़ बर्बाद करके, जीडीपी बढ़ रहा है जंगल काट काट के, जीडीपी बढ़ रहा है नदियां सुखा करके। ये तो अमीर हो रहे हो या और गरीब हो रहे हो, बोलो। लेकिन ये हमें नहीं समझ में आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? अब बात वैज्ञानिक से चलकर मनोवैज्ञानिक हो या आध्यात्मिक हो जाएगी। ये जो ब्रिटिश बंदा था जो भारत से मान लो तेल लूट रहा है, मसाले लूट रहा है, कपास लूट रहा है, जूट लूट रहा है। बंगाल की एक जूट की फैक्ट्री है, वहां पे ये बंगाली को मार रहा है जोर जोर से, और काम कर और काम कर, जूट का प्रोडक्शन बढ़ा। और यही जूट हम दूसरी जगहों पर बैठ करके बेच करके ब्रिटेन की संपन्नता बढ़ाएंगे। क्या ये आदमी किसी ब्रिटिश नागरिक को ऐसे मारेगा कोड़ों से? ये जो ब्रिटिश सुपरवाइजर है कलकत्ता की किसी जूट फैक्ट्री में, ये एक बंगाली को कोड़ों से मार रहा है। क्या यही आदमी किसी ब्रिटिशर को मारेगा? नहीं मारेगा। क्यों? बोलेगा मेरा भाई है, इसको नहीं मारूंगा। नहीं मारूंगा ना। उस आदमी ने जाकर के, इसी ब्रिटिशर ने जाकर के पूरे चीन को किसकी लत लगा दी? ओपियम की। क्या ये अपने बच्चे को नशे की लत लगाएगा? नहीं लगाएगा। नहीं लगाएगा ना। ये वही आदमी है जिसने जाकर के अमेज़न के सारे जंगल जला दिए। पर क्या ये आदमी खुद अपने फेफड़े जलाएगा? नहीं जलाएगा ना। ये किसी को मारने से, किसी को बर्बाद करने से हमें पता क्या चल रहा है? पता यह चल रहा है कि उसके मन में भेद है। वो सोच रहा है कि ब्रिटिश अलग है और भारतीय अलग है, तो इसीलिए एक का नुकसान करके दूसरे का फायदा करा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग हैं। जब ये भेद की भावना होती है तो हम एक को बर्बाद करके अपने आप को आबाद कर लेना चाहते हैं। ये जो भेद की भावना है, ये एक दार्शनिक झूठ है। इसी का अध्यात्म खंडन करता है। भाई तुम प्रकृति से अलग नहीं हो। जैसे तुम अपने भाई को कोड़े मार के उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाओगे, वैसे ही बंगाली को कोड़े मार के उसकी प्रोडक्टिविटी मत बढ़ाओ। जैसे ही आपको दिखाई देना शुरू करेगा कि मैं और प्रकृति, मैं और बाकी प्रजातियां अलग अलग नहीं हैं, वैसे ही आप ये करना बंद कर देंगे कि मुझे तो मेरी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, भले ही उसके लिए प्रतिदिन 100 स्पीशीज सदा के लिए विलुप्त हो जाती हूं, एक्सटिंक्ट हो जाती हूं। आप ये नहीं करोगे। आप ये सिर्फ तब करोगे जब आप कहोगे दुनिया मरे तो मरे, मेरा क्या, मैं और दुनिया अलग अलग है। और ये काम करता है अहंकार। मैं अलग हूं। जब मैं उससे अलग हूं तो वो मरे कि जिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं अलग हूं। समूचा अध्यात्म आपको यही बताने के लिए कि आप अलग नहीं हो। और जब तक अहंकार रहेगा, अलगाव का भाव भी रहेगा, क्योंकि अहंकार की परिभाषा ही यही है, ये मैं हूं, बाकी सब अलग है, बाकी सब अलग है। जब तक आप प्रकृति को मनुष्य से अलग मानोगे, आप प्रकृति का दोहन शोषण करोगे ही करोगे, करना पड़ेगा। और जब देखोगे कि प्रकृति बर्बाद हो गई है तो आप कहोगे अब मैं मार्स पे चला जाता हूं, क्योंकि आपको दिखाई ही नहीं दे रहा कि आप पृथ्वी ही हो। आप इसी मिट्टी से उठे हो, आपको यहीं जाना है, आप कहीं और के नहीं हो, आप कहीं और जाकर के खुश नहीं रह सकते, आप आबाद नहीं हो पाओगे कहीं इधर उधर भाग करके। ये आपको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अहंकार ने आपको बताया है, और दुनिया के तमाम लोक धर्मों ने भी आपको यही बताया है कि बेटा तुम तो अलग हो, ये जगत है और तुम जीवात्मा हो, तुम अलग हो, तुम अलग हो। द्वैत का यही तो मतलब होता है, तुम अलग हो। ये जो द्वैतात्मक दर्शन चला है पूरी दुनिया में, वही दुनिया के हर पाप की जड़ में है। तुम अलग हो, तुम अलग हो। ब्रिटेन इंडिया से अलग है तो ब्रिटेन इंडिया को बर्बाद करके खुश हो सकता है। मनुष्य जंगल से अलग है तो मनुष्य जंगल में आग लगा के खुद खुश हो सकता है। अमेज़न नदी तो बर्बाद करी है। मैं तो ह्यूस्टन में बैठा हुआ हूं और एक डैशबोर्ड देख रहा हूं, वहां नदी सूख गई तो सूख गई, मेरा क्या जाता है, मैं तो ह्यूस्टन में बैठा हुआ हूं। बात आ रही है समझ में? जब तक अलगाव का भाव रहेगा, तुम बस ये गिनोगे कि तुमने कितना लूट लिया और उसको बोलोगे अपनी आमदनी। तुम ये गिनोगे ही नहीं कि उसका कितना नुकसान हो गया,
क्योंकि वो जिए कि मरे, मेरा क्या था, मैं तो अलग हूं। हम बस ये देख रहे हैं कि हमें कितना मिल गया, हम ये नहीं देख रहे हैं कि किस कीमत पर मिला है। हम प्रकृति का नुकसान गिन ही नहीं रहे हैं, और जैसे ही प्रकृति का नुकसान गिनने लगोगे, कंजम्पशन अपने आप कम हो जाएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। जैसे ही तुम गिनने लगोगे किसी चीज की पूरी कॉस्ट, जिसमें इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल कॉस्ट शामिल है, कंजम्पशन अपने आप कम हो जाएगा। अरे ये सब जो गाड़ियां ले लेके पहाड़ों पे चढ़े जा रहे हैं, इन्हें कोई पर्वतों से प्रेम है? ये पर्वतों को भोगने आए हैं। ये ज्यादातर वो लोग हैं जो आते हैं पर्वतों का बलात्कार करने। इनकी हरकतें देखो, ये गंदगी फैलाते हैं, ये बोतलें फोड़ते हैं, ये आपस में लड़ाइयां करते हैं, ये शोर करते हैं, ये धुआं छोड़ते हैं। ये किसी भी तरह से इस लायक नहीं है कि ये पर्वतों में प्रवेश कर सकें, पर ये सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सब कुछ इनके लिए बहुत सस्ता कर दिया गया है। और सस्ता किसकी कीमत पर किया गया है? प्रकृति की कीमत पर किया गया है। असली कीमत लगाओ ना, और उसके बाद जो आ सकता है वो आ जाए। असली कीमत लगाओ ना, असली कीमत लगाओगे ना, तो बात ये नहीं है कि इन्हें दुख होगा कि ये आ नहीं पा रहे। वास्तव में इन्हें आना कभी था ही नहीं। ये सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि सस्ती चीज है, चलो लूट लेते हैं। रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में, भारत का पहाड़ सस्ते में, भारत का पहाड़ सस्ते में, चलो लूट लेते हैं। हरियाणा से चलो उत्तराखंड सस्ते में, दिल्ली से चलो, गाजियाबाद से चलो, नोएडा से चलो, गुड़गांव से चलो, चंडीगढ़ से चलो, सस्ते में सस्ते में सस्ते में, सब लूट लो सस्ते में। इन्हें प्यार नहीं है, ये यहां सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि माल मिल रहा है सस्ते में। जिस दिन माल की वास्तविक कीमत लगा दी जाएगी, डरो मत कि इन बेचारों का दिल टूट जाएगा। उनके पास दिल है ही नहीं, वो यहां प्यार की खातिर आ ही नहीं रहे थे। वो यहां प्यार की खातिर आ ही नहीं रहे थे, वो सिर्फ इसलिए आ रहे थे कि रास्ते में कोई चीज सस्ती मिल रही थी, उठा ली, उठा ली। बात आ रही है समझ में? ये जिसको आप आम आदमी कह रहे हो, इसने ऐसा कुछ नहीं करा है कि ये डिजर्व करे इतना कंज्यूम करना। ठीक वैसे जैसे 19वीं शताब्दी में, आज से 100 साल पहले मान लो 1920 के आसपास, एक जो आम ब्रिटिशर था, वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में था। उसने ऐसा क्या करा था भाई कि वो इतना अमीर हो जाए? क्या करा था उसने? ऐसा क्या करा था कि वो इतना अमीर हो जाए? उसने कुछ नहीं करा था। वो जाहिल हो सकता है, वो बदनीयत हो सकता है, वो एक नंबर का कमीना हो सकता है, फिर भी बहुत अमीर था। वो क्यों इतना अमीर था? वो सिर्फ इसलिए इतना अमीर था क्योंकि भारत से जो लूटा जा रहा था उसका हिसाब नहीं रखा जा रहा था। जो भारत से लूटा जा रहा था, अगर उससे वसूल लिया गया होता तो वो अमीर नहीं रह जाता। इसी तरीके से आज दुनिया का जो आम आदमी है, वो इतना कंजम्पशन सिर्फ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि पृथ्वी से हम जो लूट रहे हैं उस लूट का हिसाब नहीं रखा जा रहा है। नहीं तो ये जो आम आदमी है, इसकी कोई योग्यता नहीं है कि ये लेकर के वहां एसयूवीज चढ़ा जा रहा है। अरे एसयूवीज, तुझसे 10वीं ठीक से पास हुई नहीं थी, तू किस दम पे एसयूवी चला रहा है? और ये तुझे एसयूवी मिल गई है, तुझे उसको सड़क पर चलाने की भी तमीज नहीं है, तू फिर भी उसको लेके भागा जा रहा है, रौंद रहा है तू पहाड़ों को। तू वहां जाता है किस लिए? कि लड़की लेकर के आया हूं, भोगूंगा इसको। तू वहां जाता है किस लिए? कि यहां आए हैं अब और यहां बैठ करके खाएंगे। और यहां नीचे इधर लक्ष्मण झूला से जब आप बाईं तरफ को मुड़ करके चलते हैं, अभी कल दोपहर में 8-10 थे, वो लगभग पूरे नंगे हो करके जितनी अभद्रता कर सकते थे कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे, और जोर जोर से चिल्ला के, ताकि सबका ध्यान भी तो खींचे। और बगल में उनके एक थार खड़ी हुई थी। मैं पूछ रहा हूं, इस आदमी के पास ये थार होनी क्यों चाहिए? क्यों होनी चाहिए? क्या हक है कि ये इस गाड़ी को खरीद पाए?
क्योंकि उस गाड़ी को खरीद के वो सिर्फ प्रकृति को रौंदेगा और कुछ नहीं करेगा। और उसने ऐसी कोई योग्यता प्रदर्शित नहीं करी है कि वो उस गाड़ी का मालिक बने, ऐसी कोई योग्यता नहीं है उसके पास, पर उसको मिल गया है। क्यों मिल गया है? क्योंकि असली कीमत उससे वसूली नहीं गई। बात आ रही है समझ में? आप और सस्ता कर दीजिए चीजों को। 150 करोड़ लोग जाकर के वहां केदारनाथ में खड़े हो जाएंगे। आप और सस्ता कर दीजिए। और आप सस्ता जो कर रहे हो वो धोखा है। मैं इसलिए सस्ता करने के खिलाफ हूं। मैं कोई यहां महंगाई की पैरवी करने के लिए नहीं खड़ा हूं कि इन्फ्लेशन बढ़ाओ, इन्फ्लेशन बढ़ाओ, नहीं। मैं धोखे के खिलाफ हूं। आप प्रकृति को लूट लूट कर एक अयोग्य आदमी के लिए चीजें सस्ती कर रहे हो। आप प्रकृति मां को लूट लूट कर अयोग्य लोगों के लिए चीजें सस्ती कर रहे हो। वो इसलिए जाकर के पर्वतों को तबाह कर रहे हैं। कितना समय लगा था इन पहाड़ों को बनने में और इन जंगलों को उगने में? बताओ, बोलो, कितना समय लगा था? अरे लाखों साल, करोड़ों साल। और हर आदमी ऐरा गहरा नत्थू खेरा वहां ऊपर चढ़ जाए, इसके लिए तुमने पर्वत काट दिए, सड़क चौड़ी करी, जंगल तुमने सारे उखाड़ दिए। ये हजारों लाखों साल पुरानी संपदा थी जो तुमने बर्बाद कर दी ताकि हर आदमी वहां पर अपनी थार लेकर चढ़ जाए। ये कोई मुनाफे का सौदा है? बस पूछ रहा हूं। मोरल क्वेश्चन नहीं, मैं इसकी इकोनॉमिक्स को क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं इसकी इकोनॉमिक्स को क्वेश्चन कर रहा हूं, मोरालिटी को नहीं। बताओ, क्या यह इकोनॉमिकली एक फिजिबल डिसीजन है? आपने पृथ्वी की करोड़ों साल की संपदा जला दी है ताकि वो जो बदतहजीब आदमी है जिसे कुछ नहीं करना है, बस अपनी थार के ऊपर खड़ा होकर के नाचना है, भद्दे गाने लगा करके, वो वहां चढ़ जाए। इसके लिए आपने हमारी करोड़ों साल की प्राकृतिक विरासत डायनामाइट लगा के उड़ा दी। ये कहीं से भी मुनाफे का सौदा है? ब्रिटेन ने भारत पर अत्याचार किया और हमें उसके विरोध में रोष रहता है ना? बोलो हां या ना। हम याद करते हैं ब्रिटेन को आक्रांता की तरह, शोषक की तरह करते हैं ना? तो बताओ, जो काम ब्रिटेन ने भारत के साथ किया, वही काम अगर आज पूरी पृथ्वी प्रकृति के साथ कर रही है तो हमें विरोध करना चाहिए कि नहीं? बोलो। तो बोलो फिर आज का भगत सिंह कैसा होगा? बोलो। वो सिर्फ ब्रिटेन का विरोध नहीं करेगा, वो पूरी मानवता का विरोध करेगा। वो सिर्फ ये नहीं कहेगा कि ये गोरे घुसाएं, इनको बाहर निकालो। वो कहेगा ये एक एक इंसान जो है इसको ठीक करो। वो होगा आज का भगत सिंह। वो आपको बनना है। इसी के ऊपर मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ी, तो उनमें बताया गया कि पहाड़ों में जो वेस्ट इकट्ठा होता है उसमें 95% जो वेस्ट है वो प्लास्टिक ही है। और उसमें दूसरा सबसे बड़ा जो पॉल्यूटेंट है वो यही नूडल्स के पैकेट्स हैं। 80% जो वेस्ट है वो सिंगल यूज़ फूड पैकेजिंग है और 70% उसमें से नॉन रिसाइकलेबल है। दूसरा जो व्हीकल पॉल्यूशन की बात हुई, उसमें एक और रिपोर्ट मैंने पढ़ी जिसमें 4 धाम यात्रा जो 2024 में हुई, उस एक सीज़न में ही 5.4 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स गंगोत्री और केदारनाथ तक पहुंचे थे। इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स के अनुसार पहाड़ों में व्हीकल पॉल्यूशन मैदानों से 4 गुना ज़्यादा होता है। ये इकोलॉजिकल कॉस्ट किसी के भी फ्यूल में नहीं जुड़ती। अरे मैं पूछ रहा हूं, ये आदमी जो अपनी निजी जिंदगी में घोर अधर्मी है, इसको एक बस करके, मिनी बस करके या टैक्सी करके गंगोत्री या यमुनोत्री आने की जरूरत क्या है? तू पहले जमीन का अधर्मी था, अब तू
हिम शिखर का अधर्मी होगा, पर अधर्मी तो तू अभी भी है। हाँ, जब तू जमीन का अधर्मी था तब इतना उत्सर्जन नहीं कर रहा था, कम से कम तूने इतना पेट्रोल नहीं जलाया था। पहाड़ पे चल के तूने अपना अधर्म तो क्या ही मिटाया, तूने दुनिया भर का वो फ्यूल जला दिया और उसको पहाड़ पर फैला दिया। बात आ रही है समझ में? खाओ मैगी पर पूरी कीमत अदा करो ना। 95% कचरा प्लास्टिक है, और प्लास्टिक में भी सबसे बड़ा कचरा यही नूडल्स के पैकेट्स हैं। पूरी कीमत दो इस कचरे को साफ करने की, वो मैगी के एक प्लेट में शामिल होनी चाहिए। वो प्लेट पड़नी चाहिए 800 रुपए की। अब खाओ, अब खाओ। कोई भी ढंग का आदमी वैसे भी यात्रा के दौरान मैगी तो खाएगा नहीं। कारण सीधा है, यात्रा का मतलब होता है आप गाड़ी में बैठे हो, चल फिर नहीं रहे हो, चल फिर नहीं रहे हो बहुत लंबे घंटों तक, 8 घंटे 12 घंटे 18 घंटे तक आप चल फिर नहीं रहे हो, तो इसका मतलब है खाना पचेगा नहीं ठीक से। आप गाड़ी में बस बैठे हुए हो, पचेगा नहीं, और मैगी पेट में जाकर के और ज्यादा अटकती ही है। तो कोई बहुत मूर्ख आदमी ही होगा जो यात्रा में मैगी खाएगा। ऐसे आदमी को 800 रुपए की मैगी मिलनी चाहिए ना। मूर्खता टैक्स, उसको मैं ग्रीन टैक्स नहीं भी बोलूं तो स्टुपिडिटी टैक्स कहलाना चाहिए। पर यह भी एक अजब रोमांटिक नोशन है, पहाड़ों की मैगी। अरे तू खा मैगी, पर एक प्लेट का 800 रुपया दे। बात आ रही है समझ में? मुझे उस आदमी से दिक्कत नहीं है, उसका पेट है, वो उसमें मैगी डाले कि गू डाले तू जान। पर ये पृथ्वी मां है हमारी, और धर्म में भी हम प्रकृति को महादेवी बोलते हैं, उन्हीं के लिए नवदुर्गा मनाते हैं। तेरी मैगी की हवस में तू पृथ्वी को बर्बाद करे और प्रकृति का अपमान करे, ये हम नहीं सहेंगे। बात समझ रहे हो? एक से एक लोग हैं जो धार्मिक बन करके धर्म का सबसे ज्यादा अपमान कर रहे हैं और पहाड़ों पे चढ़े जा रहे हैं। एक स्प्लेंडर उठाएंगे, उसमें 100 रुपए का तेल डलाएंगे और उसमें भगवा झंडा खोस देंगे, और यहां पर ऐसे गमछा बांध लेंगे कि हम गुंडे हैं, हमसे मत लड़ना, और चढ़ जाएंगे पहाड़ पर। यह धर्म का अपमान है, यह भगवा रंग का भी अपमान है, और यह पहाड़ों की दुर्दशा है। ये सिर्फ इसलिए चढ़ पा रहे हैं क्योंकि वो पेट्रोल 100 ही रुपए का है। पूरी कीमत लगाओ ना, तुमने जो टोटल डिस्ट्रक्शन करा उसकी कॉस्ट जोड़ो तो पता चलेगा कि कितना बैठता है। मैं कह रहा हूं बाइक छोड़ दो, 1 लीटर पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर पाओगे अगर टोटल कॉस्ट लगा दी गई तो। इसी से संबंधित एक और रिपोर्ट मैंने पढ़ी आचार्य जी, और आंकड़े काफ़ी शॉकिंग थे। इसके अनुसार ये रहा कि दुनिया की पब्लिकली लिस्टेड जो कंपनीज हैं, 2021 में उन्होंने अकेले ही 3.71 ट्रिलियन डॉलर की अनप्राइज्ड इन्वायरमेंटल कॉस्ट जनरेट की, और ग्लोबल जीडीपी का 4% से ज़्यादा नुकसान जो किसी के बिल में नहीं रहा। हाँ, वो किसी के बिल में नहीं रहा क्योंकि उसको आपने चुपचाप पृथ्वी के खाते में डाल दिया। जो ये कंपनीज मुनाफा दिखा रही हैं, मुनाफा है ही नहीं, वो बहुत बड़ा लॉस है। बस वो मुनाफे जैसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने लॉस को चुपचाप पृथ्वी में दफन कर दिया है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं एक कंपनी हूं, ठीक है, और मैं इस जंगल में काम करती हूं। ये पीछे जंगल है, ठीक है। मैंने ये जंगल बर्बाद कर दिया और 1000 रुपए का मैंने मुनाफा दिखाया, और जो मैंने जंगल बर्बाद किया उस बर्बादी की कीमत थी 1 लाख रुपए। मैं कंपनी हूं, और मेरी जो पॉप फिलॉसफी है वो ये है कि मैं और ये जंगल अलग अलग हैं। तो मैंने ये जंगल जो है पीछे ये पूरा जंगल बर्बाद कर दिया और 1000 रुपए का मुनाफा कमा लिया। जंगल की बर्बादी 1 लाख रुपए की। मैं लिस्टेड कंपनी हूं, मेरे शेयर होल्डर्स को मैं दिखाऊंगा मैंने 1000 का मुनाफा कमाया, मेरा शेयर और ऊपर जाएगा।
उसमें पूरी तरीके से मैं बात छुपा के गया हूं। मैंने 1,000 कमाए नहीं है, मैंने 99,000 गंवाए हैं। बस जंगल के पास आवाज नहीं है कि बता पाए कि 1,000 कमाया नहीं है, 99,000 गंवाया है। तुम्हारा सारा प्रॉफिट नकली है। तुम झूठ बोल रहे हो कि दुनिया में तरक्की हो रही है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तुम 1,000 का जो मुनाफा दिखा रहे हो, उसके पीछे 99,000 की तबाही है। और तुम अपने आप को इंटेलिजेंट स्पीशीज बोलते हो, जिनको तुम बोलते हो डम्ब स्पीशीज। उनमें कोई ऐसी नहीं है जो अपने घर में आग लगा करके हाथ सेके। एक और रिपोर्ट रही है सर इसके ऊपर, और ये जो एक्सट्रीम हीट जो इंडिया में अभी देखने को मिल रही है, उससे भारत को 150 बिलियन डॉलर की प्रोडक्टिविटी का नुकसान हो रहा है। और 2050 यानी मिड सेंचुरी तक बिना इंटरवेंशन के ही जीडीपी का जो लॉस है वो 8.7% तक। नहीं, मैं इस लाइन ऑफ थिंकिंग से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जब कहा जाता है कि देखो अगर क्लाइमेट क्राइसिस होगी तो जीडीपी का इतना नुकसान हो जाएगा, तो उसके पीछे मान्यता यह है कि जीडीपी बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। अरे क्लाइमेट क्राइसिस को रोको, नहीं तो जीडीपी कम हो जाएगा। जीडीपी बड़ी चीज है, पर क्लाइमेट क्राइसिस तो है ही इसीलिए क्योंकि तुमको लगता है कि जीडीपी बड़ी चीज है। तो जब तुम कहते हो कि क्लाइमेट क्राइसिस से जीडीपी का नुकसान हो रहा है, तो तुम वास्तव में क्लाइमेट क्राइसिस और बढ़ाने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जीडीपी को ही सब कुछ मान लेना ही तो क्लाइमेट क्राइसिस का कारण है। लगे हुए हैं विकास विकास विकास, प्रगति चाहिए, जीडीपी बढ़ानी है, इतने ट्रिलियन इकोनॉमी इसकी, इतना उसका। अमेरिका लगा हुआ है, उसका तेल लूट लूंगा, तेल लूटने से दोबारा मेक अगेन। जीडीपी ही सब कुछ है, जीडीपी ही सब कुछ है। और जीडीपी को ही सब कुछ मानना तो क्लाइमेट क्राइसिस है ना। अपना जीडीपी बढ़ाने के लिए मैं जंगल, नदी, पशु पक्षी, हवा, पानी सब तबाह कर दूंगा और बोलूंगा जब सब तबाह हो जाएगा, देखा मेरा जीडीपी कितना बढ़ गया। अब रखो जीडीपी अपनी जेब में, तुमने सब खा लिया। पेनी वाइज पाउंड फूलिश। करोड़ों का जंगल बर्बाद करके तुमने 1,000 का मुनाफा दिखाया है और तुम अपने आप को इंटेलिजेंट बोल रहे हो। पर जंगल बदला लेगा, उसकी नीयत नहीं है बदला लेने की, बस नियम है। नियम है। जो अपने ही घर में आग लगाते हैं वो खुद राख हो जाते हैं। नियम है। घर की नीयत नहीं होती तुम्हें जलाने की, नियम है। इज्जत देना बंद करो। जो बोलते हो ना वेस्टर्न कॉरपोरेशंस को देख करके, अरे वाह इन्होंने इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, अरे इतने ट्रिलियन का इनका हो गया, इनका अब ये यूनिकॉर्न हो रहा है, इसका इतना मार्केट कैप हो गया। उसमें से बहुत छोटा हिस्सा है जो ईमानदारी की कमाई है, बाकी सब लूट है और शोषण है और धोखा है। उनको अपना रोल मॉडल मानना बंद करो, वो इस लायक नहीं है। बात आ रही है समझ में? बहुत गलत लोगों के पास स्पेंडिंग पावर आ गई है और बहुत ज्यादा लोगों के पास, उनके पास ये स्पेंडिंग पावर कभी होनी ही नहीं चाहिए थी और वो स्पेंडिंग पावर का सबसे नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं अपनी स्पेंडिंग पावर का इस्तेमाल करके। अगर आपको पता हो कि इस समय आप जो भी चीजें इस्तेमाल करोगे उसकी असली कीमत क्या है, तो क्या पृथ्वी की आबादी आप ऐसे बेतरतीब बढ़ने दोगे? बोलो। आपको अगर पता हो कि बच्चा पैदा करने की और बड़ा करने की असली कीमत क्या है, तो क्या आप बच्चे और पैदा करोगे? ये जो पृथ्वी है ना, ये
850 करोड़ लोगों का वजन ढोने के लिए बनी ही नहीं है, और मनुष्यों की आबादी 1100-1200 करोड़ होने वाली है। पृथ्वी पर अधिक से अधिक 300-400 करोड़ मनुष्य रह सकते हैं। इस वक्त हमारी जो आबादी है वो दूने से भी ज्यादा है। भारत की नहीं, पूरी विश्व की आबादी की बात कर रहा हूं। इस वक्त दुनिया में जितने लोग हैं, पृथ्वी इनके आधों को भी नहीं ढो सकती। मैं पूछ रहा हूं, ये पैदा क्यों हुए? ये पैदा इसलिए हुए क्योंकि इनको पैदा करना सस्ता था। ये सिर्फ इसलिए पैदा हुए क्योंकि ये सस्ते में पैदा हो गए। मां बाप को पता होता कि औलाद पैदा करना कितना महंगा सौदा है, तो आबादी कभी इतनी बढ़ती ही नहीं। आप इस बात को अच्छे से समझिए। इस पृथ्वी पर जो संसाधन है और जितना प्रति व्यक्ति द्वारा संसाधन का उपभोग है, यह पृथ्वी अधिक से अधिक 300-400 करोड़ लोगों का बोझ उठा सकती है। कुछ शोधकर्ता तो कहते हैं नहीं, 300-400 करोड़ भी ज्यादा बोल रहे हो, 200 करोड़, 250 करोड़, इससे ज्यादा नहीं। इतने पैदा क्यों हुए? क्योंकि उन्हें पैदा करने वालों ने कोई कीमत ही नहीं अदा करी उन्हें पैदा करने की। बस हो गया पैदा। अरे पैदा हुआ है तो अब तो उसके साथ में सड़क भी पैदा कर गर्भ से अपने। अब वो पैदा हुआ है तो जो जमीन लगेगी उसके लिए अन्न उगाने में, तू अपने गर्भ से वो जमीन भी पैदा कर। सब कुछ पैदा कर अपने पेट से। जब तूने औलाद पैदा करी है तो स्टील भी पैदा कर, कोल पैदा कर, और अब तूने जो औलाद पैदा करी है उसके गुजारे के लिए जितने जंगल पैदा करेंगे वो भी तू पैदा कर औलाद के साथ। या सिर्फ औलाद पैदा करके छोड़ दी है? जिंक पैदा कर, मैंगनीज मैग्नीशियम पैदा कर, रेयर अर्थ्स पैदा कर, ये सब पैदा कर। क्योंकि जब जो तूने पैदा करा है ना बच्चा, अब वो इन सब चीजों का उपभोग करेगा। कहां से आएंगी वो चीजें? पृथ्वी तो एक है, एक पृथ्वी है। कहां से आएगा कैल्शियम? कहां से आएगा जिंक, आयरन? कहां से आएगा टिम्बर? कहां से आएगा जंगल काट के? और कहां से? अन्न कहां से आएगा? तुमने तो बच्चा पैदा कर दिया, पर अब वो जीवन भर जो कंजम्पशन करेगा, वो कंजम्पशन कहां से आएगा? पृथ्वी से आना है। और पृथ्वी तुमसे कीमत मांग नहीं रही है, इसलिए तुम पैदा करे जा रहे हो। पृथ्वी कीमत नहीं मांगेगी, पर हिसाब जरूर बराबर कर रही है, और हिसाब वो बड़ी बेदर्दी से बराबर करती है। इसलिए सबको सावधान कर रहा हूं। बात आ रही है समझ में? समाधान आध्यात्मिक है। जब तक ये लगेगा ना कि पेड़ काटकर अपना घर बना सकता हूं, पेड़ कटते रहेंगे। हमें वहां पहुंचना पड़ेगा जहां खुद में और पेड़ में कुछ समानता दिखाई दे। जहां कुल्हाड़ी अगर पेड़ पर पड़े तो निशान हमारी पीठ पर पड़े, तब जाकर के पृथ्वी बचेगी। अध्यात्म अकेला समाधान है। और कुछ है आपके पास? जो हम कंजप्शन की बात कर रहे हैं सर, जो सस्ते खाने की बात कर रहे हैं, तो ये करीब करीब 3 गुना है जो हम पे करते हैं, और जो इसकी एक्चुअल इन्वायरमेंटल डैमेज कॉस्ट आती है वो $29 ट्रिलियन है, जबकि मार्केट में वही खाना हमें सिर्फ $9 ट्रिलियन में मिल जाता है। तो असली कीमत से ये असली कीमत कोई नहीं चुका रहा है। आपको नहीं पता कि आप जो खाना खा रहे हो वो सब्सिडाइज्ड है, और वो सब्सिडी कोई इंसान नहीं चुका रहा है, वो सब्सिडी प्रकृति चुरा रही है। आप प्रकृति से चुरा चुरा कर खा रहे हो। आपका पेट भर रहा है, कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है, और तबाह पृथ्वी हो रही है। एनर्जी सब्सिडी है, फूड सब्सिडी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, हर वो चीज
जो पृथ्वी को तबाह कर रही है उसको राष्ट्रों ने सब्सिडाइज कर रखा है, ताकि आपको पता ही ना चले कि आपके कंजम्पशन की असली कीमत क्या है। आपको क्या लगता है ये जो आप दूध पी लेते हो, चाय पी लेते हो, उसकी कुल कीमत उतनी ही है जितनी आप अदा करते हो कि आराम से आपको 15 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए में चाय मिल जाती है? नहीं। ये जो फूड इंडस्ट्री है, विशेषकर जो एनिमल फ्लैश प्रोडक्ट्स हैं, ये हेविली सब्सिडाइज्ड होते हैं। अगर ऐसा होता कि इधर के लोगों को सब्सिडाइज किया जा रहा है इधर के लोगों द्वारा, तो ये लोग क्रांति कर देते, मारपीट पे उतारू हो जाते ना। लेकिन इधर को और इधर को दोनों को सब्सिडाइज किया जा रहा है उसके द्वारा। वो कर रहा है सब्सिडाइज जंगल। प्राइसिंग भी समाधान नहीं है, अच्छे से समझो। आप एक चीज की प्राइसिंग करोगे, अहंकार किसी दूसरी चीज का भोग शुरू कर देगा। और दूसरे, प्राइसिंग तो सरकारों को ही करनी है ना। सरकारें तो डेमोक्रेसी में जनता के खिलाफ जा ही नहीं सकती। तो प्राइसिंग भी आखिरी समाधान नहीं है, ग्रीन टैक्स भी आखिरी समाधान नहीं है। आखिरी समाधान तो वही है जो गौतम बुद्ध ने करा था। क्यों काट रहा है इस बकरे को? बोल रहा है मांस मिलेगा। बोल रहा कितने किलो मांस मिलेगा? छोटा सा मेमना। बोल रहा इतना। बोलते अच्छा ये मेरी जांग का मांस ले जा, क्योंकि मेरे देखे वो मेमना कटेगा या मैं कटूंगा, बात एक ही है। सिर्फ तब होता है जब जंगल कटने और पशु कटने बंद होते हैं। मैं और वो एक हैं। तुम उसको नहीं काट रहे, तुम मुझे काट रहे हो। इसी पर और कुछ? नमस्ते सर। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सो आजकल गवर्नमेंट पुश कर रही है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स और कार्बन क्रेडिट मार्केट्स। तो सर इट्स अनदर अकाउंटिंग डिसेप्शन। एब्सोल्यूट सेल्फ डिसेप्शन, एब्सोल्यूट। ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में एक स्टडी हुई है और उसके नतीजे ऐसे हैं कि कोई भी ईमानदार आदमी उसके बाद बेईमानी नहीं करेगा। नतीजे कहते हैं ऑटोमोबाइल में जब भी कोई एफिशिएंसी रिवॉल्यूशन आता है तो जितना फ्यूल एफिशिएंसी से बचता है उससे ज्यादा खर्च होने लग जाता है सेल्स में इजाफे से। ऐसे समझो कि ऑटोमोबाइल्स का अब 100 साल का इतिहास रहा है, 100 साल से ज्यादा का इतिहास रहा है, ठीक है। इसमें कई बार ऐसा हुआ है कि टेक्नोलॉजी पूरा एक लंबा कदम लेके आगे बढ़ी है, जिससे व्हीकल ज्यादा एफिशिएंट हो गया है। अब उसका फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, या उसमें एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर भी रहे, जैसे कि अमेरिका में सड़कें बना दी गई बहुत बड़ी बड़ी। जब सड़कें बना दी गई तो व्हीकल की सेल बढ़ गई, जब व्हीकल की सेल बढ़ गई तो व्हीकल सस्ते हो गए, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल लग गया वहां पर। लेकिन जब भी कभी कोई टेक इंप्रूवमेंट हुआ है और उस टेक इंप्रूवमेंट ने मान लो फ्यूल कंजम्पशन 10% से कम कर दिया, तो उस टेक इंप्रूवमेंट के कारण ही व्हीकल सेल 25% से बढ़ जाएगी। लो, तुमने पर व्हीकल एमिशन कितना कम करा? 10%। और उस पर व्हीकल 10% एमिशन कम करने के कारण ही जो व्हीकल सेल थी वो 25% बढ़ गई। तो अब टोटल एमिशन का क्या हुआ? कम हुआ कि बढ़ गया? आप ये जितनी बातें बता रहे हो ना कि साहब हम कार्बन एमिशन कम नहीं करेंगे, हम तो कार्बन को सिक्वेस्टर कर देंगे, ये होशियारी प्रकृति के सामने नहीं चलेगी। अपनी जेब में रखो यार, ऐसे नहीं चलता। मूल समस्या इंसान के दिल से उठ रही है, उसका कोई बाहरी समाधान नहीं हो सकता। छाती के कैंसर को
मुंह पर मेकअप करके नहीं हटाया जा सकता। कोई बात नहीं करना चाहता कि एमिशन हो किस कारण से रहा है, कि ज्यादातर एमिशन नीडलेस है, कि एमिशन का सबसे बड़ा ड्राइवर तो पॉपुलेशन ग्रोथ ही है, कि मैन इज द यूनिट ऑफ एमिशन। लोग होंगे तो एमिट करेंगे, और आदमी में अज्ञान जितना ज्यादा होगा वो अपनी आबादी उतनी ज्यादा बढ़ाएगा। कोई नहीं बात कर रहा। अज्ञान दो तरीके से एमिशन करता है, पहला मैं खुद एमिट करूंगा और दूसरा मैं बच्चे पैदा करूंगा। ये दोनों बातें अज्ञान से निकलती हैं। जहां अज्ञान होगा वहां जबरदस्त कामनाएं होंगी। वो कामनाएं पहले तो तुमसे एमिशन कराएंगी और फिर उन्हीं कामनाओं के कारण तुम और बच्चे पैदा करोगे जो कि खुद एमिशन करेंगे, फिर वो बच्चे पैदा करेंगे जो और करेंगे। आपको क्लाइमेट क्राइसिस रोकनी है, उसका सबसे अच्छा तरीका है डीपॉपुलेशन। और डीपॉपुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि लोगों को मार दो, लोग अपने आप मरते हैं। तुम बस और ज्यादा पैदा करने बंद करो। लोगों की तो एक उम्र होती है, एक अवधि होती है, वो खुद ही विदा हो जाएंगे। तुम जिस तादाद से, जिस गति से नए बच्चे पैदा कर रहे हो, इनको पैदा करना बंद करो। पृथ्वी खुद ही फिर धीरे धीरे अपने आप को संभाल लेगी, अपनी मरम्मत कर लेगी, अपने जख्मों को भर लेगी। लेकिन हम अपने आप को धोखा देने में लगे हुए हैं। हम लाए हैं इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, ये लाए हैं, वो लाए हैं। अरे तुम ईवी भी लेकर के आओगे तो 30-40% ही तो कम एमिशन होता है ना उसमें, नेट एंटायर लाइफ साइकिल मिला के, पर 30-40% कम एमिशन होता है। ईवी को तुम सब्सिडाइज कर रहे हो, ईवी सस्ती मिलती है, दुनिया के सब देशों में सब्सिडाइज्ड है, और उसके चलने की लागत भी कम होती है। तो नतीजा क्या होगा? जिस घर में एक गाड़ी थी पेट्रोल से चलने वाली, उस घर में 3 ईवी खड़ी हो जाएंगी। अब 3 ईवी खड़ी हो गई तो एमिशन कम हो गया कि ज्यादा हो गया? ज्यादा। पर ये बात हमें समझ, हम खुश हो जाते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी लाए हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी। तुम लाओ ग्रीन टेक्नोलॉजी, एक पेट्रोल गाड़ी पर 3 ईवी खड़ी हो जाएंगी। अब कर लो जो करना है। और यही हुआ है इतिहास में। ये मैं कोई आशंका नहीं व्यक्त कर रहा हूं, इतिहास में ऐसा ही हुआ है। और सबसे ज्यादा ही भारत में होगा। अमेरिका में लगभग हर आदमी के पास अपनी एक कार है। वहां अगर 1000 की आबादी है तो वहां 980 कारें होती हैं 1000 लोगों पर। भारत में अभी 1000 लोगों पर 30-35 कार होती हैं, 30-35। तो सबसे ज्यादा कारें बढ़नी कहां हैं? भारत में ही बढ़नी है। तुम ले आओ ईवी, सबसे ज्यादा यहीं पर बढ़ेंगी। और अभी पार्किंग के लिए लोगों की हत्याएं हो रही हैं। अमेरिका में अब और ज्यादा बिक्री बहुत हो नहीं सकती, वहां पहले ही सबके पास कार है। उनका तो अब यह है कि कार पुरानी पड़ेगी तो अगली ले लेंगे या बड़ी ले लेंगे। पर कार की सबसे ज्यादा जो भूख है वो तो हिंदुस्तान में ही है ना। 1000 लोगों पे 34 कार है, बाकियों को भी चाहिए। तुम लाओ ईवी। आज कैसा ट्रैफिक था सड़क पर? बहुत मजा आया था? बहुत बुरा हाल था। समाधान फिर कह रहा हूं आध्यात्मिक है, कानूनी भी नहीं है। इकोनॉमिक्स जरूरी है पर पर्याप्त नहीं है। हां बिल्कुल फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए, इको टैक्सेस होने चाहिए, ग्रीन लेबलिंग होनी चाहिए, पर उतने से बात बनेगी नहीं। अंततः तो मनुष्य के अंतःकरण की सफाई ही करनी पड़ेगी। उसको आनंद के दूसरे द्वार दिखाने पड़ेंगे। अभी उसको आनंद बस इसमें मिलता है कि जाकर पहाड़ का बलात्कार कर दूं और 10-12 बच्चे पैदा कर दूं। 10-12 नहीं तो भी जितने कर सकता हूं उतना तो कर ही दूं, क्योंकि वही तो हैप्पी लाइफ है, वही तो गुड लाइफ है। मनुष्य को बताना पड़ेगा कि आनंद के दूसरे तरीके हैं और बहुत अच्छे और बहुत ऊंचे तरीके हैं। तुम्हें हर समय कंजम्पशन की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर समय एक साथी खोजने की जरूरत नहीं है कि विपरीत लिंगी मिल जाए। ये जो रोमांस का पूरा कल्चर है, इसकी भी गहराई से जांच करनी पड़ेगी। तुम्हारे रोमांस के अंत में और क्या रखा है बच्चों के अलावा? जब तुम कहते हो प्यार हो गया, प्यार हो गया, वो प्यार और कहां जाता है? मैटरनिटी वार्ड ही तो जाता है। और क्या है तुम्हारे प्यार में? प्रेम
प्रेम को भी पुनर्परिभाषित करना पड़ेगा कि प्रेम वास्तव में क्या है, और जो प्रेम सचमुच है वो मानवता को सीखना पड़ेगा, तभी ये पृथ्वी बचेगी। प्रेम ही है जो पृथ्वी को बचा सकता है, पर वो वाला प्रेम नहीं कि आई लव द हिल्स, दे आर गुड फॉर बूज एंड गर्ल्स, वो वाला प्रेम नहीं, आई लव द हिल्स वाला प्रेम नहीं। वो प्रेम जो किसी कबीर ने, किसी बुल्ले शाह ने सिखाया है, वो प्रेम जब इंसानियत सीखेगी तो शायद बच पाए, नहीं तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हमने जिस गति से अनुमान लगाया था उससे कहीं ज्यादा तीव्र गति से हम बर्बाद हो रहे हैं। हमने कहा था ऑपरेशन 2030, अभी साल भर भी नहीं बीता है, वो नाम बेढंगा लगने लगा है, क्योंकि जितनी आशंका थी कि कार्बन लेवल 2030 में होगा, वो 2028 में होने जा रहा है। हम अपने विनाश की ओर सिर्फ बढ़ नहीं रहे हैं, एक्सिलरेट कर रहे हैं अपनी नई थार में। और जानते हो हम किससे चुरा रहे हैं? हमने कहा हम पृथ्वी से चुरा रहे हैं, हमने कहा हम पशुओं से चुरा रहे हैं। दिल थामो, और बताता हूं किससे चुरा रहे हैं। हम अपने बच्चों से चुरा रहे हैं, हम उनके भविष्य से चुरा रहे हैं। और लानत भेजेंगी तुम्हारी औलादें तुम पर कि हमारे हिस्से का भी खा गए हमारे मां बाप, और हमारे लिए एक बिल्कुल जलती हुई तबाह बंजर पृथ्वी छोड़कर गए हैं। हम अपने अतीत का तो खा ही रहे हैं, अपनी विरासत का तो खा ही रहे हैं, हम अपने भविष्य से भी उधार ले लेकर खा रहे हैं। हम भूत और भविष्य दोनों को खा रहे हैं। हमने अपने बच्चों का हिस्सा भी खा लिया। हम ऐसे लोग हैं। और चेत नहीं रहे हैं। आत्मविश्वास हमें पूरा है, ग्रीन टेक्नोलॉजी लाएंगे साहब, ग्रीन टेक्नोलॉजी से हो जाएगा। नई नई मशीनें इजाद कर रहे हैं, हम एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है उसको वापस सक कर लेंगे। भाई किसी भी मशीन की एफिशिएंसी आमतौर पर 30, 40, 50% से ज्यादा तो होती नहीं है। तुम कार्बन डाइऑक्साइड सक करोगे, उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना? नहीं। अरमानों को कौन रोक सकता है? एफिशिएंसी तो 100% कभी क्रॉस करेगी नहीं। और तुम कह रहे हो कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेना है। वो जो मशीन चलेगी वो किस एनर्जी पर चलेगी? वो क्या जलाकर आएगी एनर्जी? हाँ, हम कर लेंगे, तू फिक्र ना कर, कुछ ना होता, मौज कर। सोचे बहुत है तू, मौज क्या कर बस। पूरी संस्कृति को सुधार की जरूरत है। वो सब चीजें जो आपको दिख रहा है बर्बादी की हैं, उस पर खुश होना और बधाइयां देना बंद करो, उस पर शोक संदेश दिया करो। अभी वहां चले जाओ थोड़ा सा आगे शिवपुरी की ओर, वहां प्री वेडिंग फोटोशूट चल रहा है, उनको सांत्वनाएं दे के आओ, कॉन्डोलेंसेस, आपके साथ बहुत गलत हो गया। और ईश्वर भी आपके अहंकार को शांति नहीं दे सकता। बधाई क्या दे रहे हो? ये शोक की घटना है, और वो दोनों मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं। तुम्हें क्या लग रहा है वो ब्याह कर क्या करने वाले हैं? एक दूसरे को मुक्ति देने वाले हैं? नहीं, वो एक दूसरे को काट खाने वाले हैं। और तुम जाके कहोगे हेलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उसके बाद कहोगे तुम गीता छात्र हो। गीता ने तुम्हें यह सिखाया है, झूठ को प्रोत्साहन देना, बर्बादी पर बधाई देना।
एक ही मेल आई है, हेलो जी मेरा जी, टिकट जी रिफंड कर दो जी। क्यों? वो ना मेरी दिद्दू का संगीत था, तो जीजू ने बोला कि तू नहीं नाचेगी तो फिर तो मजा नहीं आएगा, तो मैं इसलिए नहीं आऊंगी। वो दिद्दू की शादी में जिज्जू को संकेत दे रही है और हमसे चिज्जू वापस मांग रही है। एक एक बात बदलने की जरूरत है। जो कुछ जैसा अतीत में चला है, अगर उसको चलने दोगे तो जो हो रहा है वो वैसा ही चलेगा जैसा चल रहा है। तुम्हें सब कुछ बदलना पड़ेगा। रुके किस लिए हुए हो? समय नहीं है। और बदलाव बाहर से ज्यादा यहां चाहिए। यहां आ जाएगा तो बाहर अपने आप सब बदल जाएगा। और कुछ? इसी से रिलेटेड। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, जैसे मैं पंजाब से हूँ, लुधियाना बेसिकली। उसमें मैं ये कल्चर देख रही हूँ कि बच्चों को, जैसे अभी थार की बात हो रही थी, तो 15-16 साल के बच्चे आराम से थार और ऐसी बड़ी गाड़ियां लेके उनके पेरेंट्स ही उनको देते हैं, और वो बहुत तेजी से उसको ड्राइव करते हैं। वेप्स हैं उनके पास, 7वीं 8वीं बच्चों के पास, और अगर पेरेंट्स से ये चीज पूछो तो उनको कुछ पता नहीं है। अरे भाई, आपने माहौल ही बना रखा है जिसमें जिंदगी का मतलब ही यही होता है। जिंदगी माने क्या? ओए मौजा ही मौजा। तो और क्या होगा? आपसे कोई पूछे कि जिंदगी काय में सार्थक होगी, तो आप यही तो बोलोगे, बल्ले बल्ले। ना आपको दर्शन से मतलब, ना ग्रंथ से मतलब, ना बोध से मतलब। आप जिंदगी की गहराइयों में जाना नहीं चाहते। सच्चाई क्या है और प्यार किसको कहते हैं, इससे कोई सरोकार नहीं, तो और क्या करोगे? बोतलें फोड़ोगे, गाड़ियां फोड़ोगे, और करोगे क्या? 70-80 साल मिले ढोने के लिए, इनको कैसे ढोओगे? यही तो करोगे। कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए ना जीने के लिए। क्या है बहाना? यही है बहाना। जाओ जाके कहीं से कोई लड़की पकड़ लाओ, लड़का पकड़ लाओ, ओए चल भाई मुर्गा शुर्गा, चिकन शिक्कन, दारू शारू। और क्या करोगे? वक्त कैसे काटोगे? जब जीवन का अर्थ ही हमें ना हमारी शिक्षा ने बताया, ना परिवार ने बताया, ना परवरिश ने बताया, तो बंदा और करेगा क्या? खुशी 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 चिल्लाएगा, मुझे खुशी चाहिए, और खुशी के लिए किसी का भी गला काटेगा। ये ऋषिकेश आज से 10 साल पहले वीगन खाना, माने पशु क्रूरता मुक्त खाना, जितनी आसानी से दिल्ली में नहीं मिलता था उतना था यहां मिलता था। क्यों? क्योंकि यहां विदेशी बहुत आते थे, बहुत आते थे, और उनको नहीं चाहिए था टिक्का मसाला, बटर चिकन, वो नहीं मांगते थे। विचित्र बात, वो बल्कि मांगते थे सात्विक खाना, और यहां हर जगह मिलता था। इस बार मुश्किल है, क्योंकि कोविड के बाद से यहां विदेशियों ने आना बंद कर दिया, और वो जो विदेशियों ने जगह खाली करी उसको बहुत ही बेकार किस्म के लोगों ने भर दिया है। यहां बहुत ही गलत किस्म के लोग, अजीब लोग वो यहां पहुंच गए जिनको यहां कभी पहुंचना ही नहीं चाहिए था, और यहां पहुंचे हैं सिर्फ इस जगह को बर्बाद करने के लिए। अब आप जाइए तो हर जगह पर बताओ भाई कौन सा चिकन खाना है, चिकन ही चिकन, चिकन ही चिकन मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। पहले नहीं मिलता था। बिल्कुल गंगा किनारे भी कोई कैफे होगा, वहां भी वो आप चिकन बर्गर मांगेंगे, मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था।
गरीबी के दौर से गुजरा है हमारा देश, और अब जब थोड़ा पैसा आने लगा है तो हमको पता ही नहीं है कि उस पैसे का करना क्या है। हम उस पैसे के बस चिक्कन शिक्कन दारू शारू करते हैं।